मैं प्रोफेसर शशि आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो बात हमारे दवे साहब कह रहे हैं, लेकिन इस जनता तक विपक्ष पहुंच नहीं पाई, ये भी तय है भाई, जैसा ये कह रहे हैं। लेकिन कर्नाटका फिर भी हार गए बीजेपी, विपक्ष पहुंची नहीं, लेकिन कर्नाटक तो हारे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जनता तैयार हो जाती है तो विपक्ष पहुंचे चाहे ना पहुंचे, जो मुझे लगता है। और एक मैं नजरिया और बता दूं, ये हम सब लोगों को कम्युनिस्ट पार्टियों से सीखना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ के त्रिपुरा में अपनी तरफ से उन्होंने गठबंधन की बात की, उन्होंने जिस तरह से कर्नाटक में विड्रॉ किया, उनके कर्नाटक में वो 9 सीट मांग रहे थे, कह रहे थे 1 ही सीट कर दो, उन्होंने समर्थन किया। तो कुछ बातें कम्युनिस्ट पार्टी से भी सीखने लायक हैं, जो शायद विपक्ष सीखेगा। लेकिन मेरा एक जो ज्यादा बड़ा आपसे सवाल है प्रोफेसर शशि, मैं एक आंकड़े की बात कर लूं। ये भी एक जो परसेप्शन है कि बीजेपी के बहुत वो, बीजेपी के बहुत वो, बीजेपी की मैं आज साइट खोला था, मैंने शायद दूसरी बार बीजेपी के साइट पे गया था, आप लोगों से भी आग्रह होगा एक बार जाके देखिएगा। उसमें बीजेपी लिखती है द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, लिखती है लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और फिर वो लिखती है कि 15 स्टेट्स एनडीए वेयर वी आर रूलिंग, या कुछ, मतलब वो बहुत शान से कहती है कि 15 स्टेट में वो रूल कर रही है, जिसमें वो केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात करती है। उस 15 में 8 जो हैं वो, और उसका भगवा कलर में वो पूरा नक्शे के ऊपर बना हुआ है, 8 नॉर्थ ईस्ट में है। और नॉर्थ ईस्ट के 8 में मैं जरा इसलिए आपसे दर्शकों को भी बताता चल रहा हूं, सिक्किम में जब इलेक्शन हुआ था तो उसके 0 एमएलए थे, 0। बाद में जनादेश ये हुआ था, 1.5% वोट मिले थे। एसडीएफ के को तोड़ के जिसको 28% वोट मिले थे, उसके 12 एमएलए तोड़ के ले आई, और अब कहती है वहां तो 0 वाली एक स्टेट। मिजोरम में 1 एमएलए जीता था, 1 ही एमएलए है, उसको भी वो कहती है कि वो एनडीए रूल स्टेट है, जहां पे एमएनएफ रूल कर रहा है। नंबर 3 मेघालय, 2 एमएलए। लेकिन पूरे देश में अगर कहिए नॉर्थ ईस्ट हो गया, हमारे बहुत से पत्रकार साथी और मैं नाम क्या, सीनियर लोग ये मानते हैं नॉर्थ ईस्ट तो उनका हो गया। अरे नॉर्थ ईस्ट उनका कहां हो गया भाई। खैर, इसके बाद मैं ये बात सिर्फ इसलिए प्रोफेसर शशि आपसे समझने के लिए कह रहा हूं, जिन 7 स्टेट को ये कहते हैं यहां की रूल्ड बाई वो, उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात, बाकी 4 स्टेट है महाराष्ट्र। इज इट रूल्ड बाई बीजेपी? क्या जनादेश बीजेपी को था? मध्य प्रदेश, इज इट रूल्ड बाई एक्चुअल जनादेश? हरियाणा, क्या जनादेश इनका था? वहां तो हमारे जो चौटाला जी हैं बाबा, और वो मैं मानता हूं हरदम कि छोटे चौटाला जी ने अच्छा काम किया। भाई बाबा को जेल में रखना, पिता को जेल में रखने से बेहतर था कि कम से कम जेल से तो निकाल लिया। नहीं, और ये फैक्ट है, अगर नहीं गए होते साथ तो अभी भी जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करते रहते। तो कम से कम उनको बाहर जेल, पिता भी जेल से बाहर आ गया, बाबा भी जेल से बाहर आ गए, अब कम से कम बुढ़ापा तो जेल में नहीं बीत रहा है। पुदुचेरी, वो नाम उसमें पुदुचेरी भी लिखते हैं ना, पुदुचेरी इज ऑल्सो वन ऑफ दी, मतलब पुदुचेरी की साइज क्या होगी और कितने एमएलए हैं वहां, उसको भी उनके उसमें है। तो मैं सिर्फ कहना यह चाह रहा हूं कि जब बीजेपी ये परसेप्शन गढ़ती है, तो प्रोफेसर शशि जो बात अभी दवे साहब कह रहे थे कि विपक्ष उस बात को कह नहीं पाता अपनी बात को, कि नहीं भाई ये सब लोग दे आर फेल्ड, बीजेपी इस समय एज अ फेल्ड पार्टी विपक्ष प्रोजेक्ट नहीं कर पाता है। तो क्या बेंगलोर में इस तरह की कोई बात हो पाएगी? नमस्कार सभी साथियों को। देखिए आनंद वर्धन भाई, पहली बात तो यह है कि एनडीए, आप ही ने इस बात का जिक्र किया कि एनडीए कभी मिलती ही नहीं रही, 10 सालों में यदि पहली बार मिल रही है, तो ये तो साफ साफ सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को लेकर के और अपने 2024 के मतदान को लेकर के काफी चिंतित है, गंभीर रूप से चिंतित है। अन्यथा 303 सीटों पर जीतने वाली पार्टी इस प्रकार से एनडीए के पीछे नहीं भागती और एनडीए के विस्तार के लिए जो लगातार अब कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में हो, और सत्ता में होने वाली पार्टी यदि घबराहट में है, जनता के मतदान की चिंता उन्हें है, तो निस्संदेह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विफलता मानी जाएगी कि वो जनता तक अपने खास करके विकास के मुद्दे, जो जन मानस की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं,
उन तक वो पहुंचा नहीं पा रही है। यदि आप उनके जो मंदिर के या तमाम ऐसे धार्मिक मुद्दे हैं या और मुद्दों को अगर आप अलग कर दें, चाहे अल्पसंख्यकों का मामला, कश्मीर का मुद्दा, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, अगर इन मुद्दों को अलग कर दें, जो सामान्य जनमानस की समस्याएं हैं, उन जनमानस की समस्याओं को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। और यही कारण है कि अपने बलबूते 2024 के चुनाव में जाने का उन्हें साहस नहीं है। भले उनके पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी का भी जो अपना व्यक्तित्व है और जो छवि गढ़ी गई, वो छवि कहीं न कहीं अब धूमिल हो रही है। उनके बलबूते चुनाव जीतने की उनकी क्षमता में निरंतर कमी आ रही है। आपने खुद कर्नाटका का जिक्र किया, आपने खुद उसके पहले जो है हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया, तो आप इसको ये देखेंगे कि ये घबराहट उधर है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजर जैसे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के मुखपत्र में ये बात स्वीकार कर लिया गया था कर्नाटक चुनाव के पश्चात कि अब मोदी जी के नेतृत्व के बल पे और हिंदुत्व, उन दोनों के बलबूते बिना क्षेत्रीय छत्रपों के राज्यों में चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। तो ये सारी बातें भी एक तरफ हैं। अब रही बात कि क्या विपक्ष जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में विफल रहा है। देखिए, विपक्षी पार्टियां निसंदेह कोई वैचारिक दृष्टि से सभी पार्टियां एक नहीं हो रही है, ये सच्चाई है। राज्यों में कई पार्टियां एक दूसरे के सामने, ये भी सच्चाई है। अंतर विरोध है, ये भी सच्चाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सभी को भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली, उनके द्वारा संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग और डराने धमकाने और जिस प्रकार की कोशिश हो रही है, वो सभी को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता हो रही है कि इससे देश का जनतंत्र कहां जाएगा, देश में संविधान कहां बच पाएगा। तो ये चिंता बहुत स्वाभाविक भी है और यही चिंता है कि कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे को अब एक तरह से बैठकर बातचीत के द्वारा कोई 2024 के चुनाव के लिए एक गठबंधन बनाने की या एक अलायंस बना करके चुनाव लड़ने की, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या जो भी संभव है, उसके लिए दूसरी बार पटना के बाद अब वो बेंगलोर में बैठ रहे हैं। यह तो तय है कि आप, मोदी जी अब तक यही कहते रहे हैं कि भाई मोदी जी के सामने कौन, विपक्ष में कौन नेता है, और अक्सर वो राहुल गांधी का जिक्र करते थे और फिर ये संदेश देने की कोशिश होती थी कि राहुल तो कहीं भी आसपास नहीं है, पप्पू हैं, या जो भी अनाप शनाप की बातें कही जाती हैं। लेकिन अब तो राहुल गांधी उस रूप में सामने भी नहीं है। कांग्रेस में भी जो है अध्यक्ष का पद जो है एक निर्वाचित पद हो गया। खड़गे साहब जो हैं एक दलित नेता वहां अध्यक्ष हैं और वो काफी तेजी से अपने संगठन की ओर से संगठन को अन्य विपक्षी दलों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विपक्षी पार्टियां जो सच्चाई है इस देश की राजनीतिक सच्चाई, और बहुत भयावह है, भयानक, उससे समझ रही है और समझ करके फिर वो कार्य करने पर उतारू है। मुझे लगता है यह संदेश जब वो संगठित हो जाएंगे, कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाएगा, उनके बीच में कोई कॉमन घोषणा पत्र की बात हो जाएगी और एक सहमति बन जाएगी कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वो 1 to 1 करने की कोशिश करेंगे। मैं मेजर पार्टी की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वगैरह तो हर चुनाव में जनतंत्र है, वो चुनाव में मैदान में होंगे। कुछ छोटी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें तैयार करेगी चुनाव लड़ने के लिए, पैसे देगी, वो भी मैदान में होंगे। लेकिन जो मुकाबला है, अगर वो 1 to 1 मुकाबला होता है तो निसंदेह जनता तक पहुंच जाएगी कि अब मोदी जी कहीं ना कहीं घबराहट के बावजूद चुनाव में जीतने के लिए अपने बलबूते सक्षम नहीं है। ये बहुत बड़ी सफलता विपक्ष की मानी जाएगी। और रही बात, अगर आप देखेंगे कि जो राज्यवार क्रमवार जो बड़े राज्य हैं, जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश को, गुजरात एक राज्य उधर है, इन राज्यों को अगर अलग कर दें, वहां भी तस्वीर क्या आगे उभरेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन निसंदेह अन्य राज्यों का एक तुलनात्मक अध्ययन अगर आप कर लें क्रमवार, कि उनकी सीट वहां कितनी है और कितनी सीट आने की अब संभावना बनेगी यदि विपक्षी एकता हो जाती है। तो अभी महाराष्ट्र के एक सकाल पेपर में एक सर्वेक्षण आया है जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एनसीपी को तोड़ करके शरद पवार को मिलाया, जिस प्रकार से उसके पहले शिंदे को मिलाया था, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। और अगर यह
जो जो एमडीए है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है, उनको देखें, और उधर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है शिंदे ग्रुप और अब अजीत पवार, तो अभी भी जो डिफरेंस वो उनका एक सर्वेक्षण जो बता रहा है वो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं कि 37% समथिंग और इधर 47 और 46% समथिंग जो है एमडीए के साथ। तो निसंदेह ये सर्वेक्षण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य हैं, राजनीतिक कुकृत्य हैं ये, क्योंकि अगर मोदी बहुत प्रभावी नेता होते, एक छत्र जनता की नजरों में बहुत चमत्कृत लीडर होते, तो अपने बलबूते चुनाव भी लड़ते और निसंदेह उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि पशुपतिनाथ 5 हैं या चिराग पासवान जो 1 हैं, फिर भी उनको कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे तमाम छोटे छोटे दलों को। मुझे लगता है कि मोदी जी अपने लीडरशिप की क्वालिटी पर संदेह पैदा कर रहे हैं जनता की नजरों में, और ये संदेह जो पैदा वो कर रहे हैं, इसका नुकसान उन्हें भी होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा, और निसंदेह इसका फायदा कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां जो एक गठबंधन के रूप में, और एक देख लीजिए यूपीए है, लेकिन यूपीए से ये बड़ा गठबंधन होने वाला है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये प्री इलेक्शन अलायंस के रूप में जब सामने आएगा, और रही बात कि जो कुछ पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रही अभी, जिसमें चाहे आप बीजेडी की बात कर लें, चाहे आप जो है आंध्रा के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जगन रेड्डी की पार्टी की बात कर रहे हैं, या टीआरएस की बात कर लें, ये वो पार्टियां हैं जो समय आने पे अगर यहां की गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन को सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी, तो निसंदेह या सफलता मिली तो ये भी उनके साथ आएंगे, न कि एनडीए के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। मुझे लगता है इन तमाम सच्चाइयों को देखने और समझने की जरूरत है, और मैं तो ये मानता हूं ये 2024 के चुनाव की परिवर्तन की एक अच्छी शुरुआत है, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद। शशि भाई साहब, मैं आपसे जरा एक दो जल्दी चीजें पूछ लूं। धीरे धीरे वो बिना कहे कांग्रेस का रोल होता जा रहा है, लेकिन 2 जगह मुझे ऐसा लगता है, तेलंगाना में एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि बीआरएस भी मतलब केसीआर भी आएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव तक कोई भी गठबंधन होने की कोई भी संभावना इसलिए नहीं है कि आमने सामने इलेक्शन लड़ना है भाई। बीजेपी वहां, जैसा अजय शुक्ला साहब ने कहा कि पंजाब में बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है, तो अगर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आमने सामने इलेक्शन लड़ना है तो फिर ठीक है, ये भी ठीक है कि या तो इनकी सीट जीतेंगे या उनकी सीट जीतेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर जितना मुझे याद है पंजाब में 8 या 9 सीटों पे कांग्रेस जीती थी और 4 या 5 सीटों पे सेकंड रही थी, मतलब फर्स्ट या सेकंड में कांग्रेस ही थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। उसी तरह से दिल्ली में 5 सीटों में कांग्रेस होती। मेरा शशि भाई साहब ये पूछना है कि ये जो छोटे मोटे ये हर जगह रहेंगे, कुछ जगह फ्रेंडली कंटेस्ट भी होगा ही होगा, लेकिन बाई एंड लार्ज मैं दर्शकों के लिए बता दूं 208 सीट पे कांग्रेस सेकंड रही थी और 52 सीट जीती थी ओरिजिनली, 52 या 51, तो वो करीब 260 सीट कांग्रेस की ऐसी है जहां वो फर्स्ट और सेकंड है। तो मुझे ये लगता है शशि भाई साहब कि एक लार्जर अगर हो जाएगा ना तो मैसेजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे कोई 2 लोग लड़ेंगे, 2 लोग कम होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन एक जो लार्जर मैसेज पूरे देश में शायद पहली बार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरे देश में एक साथ लोग एक पार्टी के तानाशाही रवैये के अगेंस्ट खड़े हो गए, ये पहली बार हो रहा है। थोड़ा मैं इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा प्रोफेसर रवि, प्रोफेसर शशि साहब जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो भी पार्टियां आमने सामने राज्यों में हैं, तो विधानसभा के चुनाव में तो निसंदेह वो आमने सामने मैदान में होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो विपक्षी एकता हो रही है वो राज्यों के निर्वाचन के लिए नहीं हो रही है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये विपक्षी एकता राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में विपक्षी एकता की बातचीत भी हो रही है, और लोकसभा के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए तथाकथित जो एनडीए है या और उसमें पार्टियां जुटेंगी तो उनसे मुकाबला करने के लिए हो रही है। इसलिए इस बात को चर्चा में बार बार लाने की कोशिश करना कि पंजाब में ये है या तेलंगाना में ये होगा, भाई तेलंगाना में निसंदेह कांग्रेस और ये जो टीआरएस है वो आमने सामने होगी विधानसभा में। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि टीआरएस से वो किसी प्रकार से सत्ता छीन ले। जो जनसभाओं में देखा जा रहा है उससे संभावना भी बढ़ी है। ये अलग बात है कि अंतिम परिणाम क्या निकलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है,
लेकिन निसंदेह ये ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को फिर लोकसभा के चुनाव में भी बढ़त वहां मिल जाएगी। तो ये तो तय है कि मैं बार बार अपने जो दर्शक हैं उनसे भी और तमाम साथियों से भी ये बात जो है निवेदन करना चाहता हूं, इस 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर विपक्षी एकता बनाने की कोशिश हो रही है। क्यों बार बार ये बातें सामने है कि आखिरकार जो भी आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो अधोगति समाज की हो रही है वो तो आपके सामने और सबके सामने है, लेकिन ये तय है कि संविधान या संवैधानिक संस्थाओं की जो स्वतंत्रता खत्म हो गई है। मीडिया, देखिए मीडिया को हम ब्लेम करें, लेकिन निसंदेह ये भी तय है कि मीडिया आखिरकार ऐसा क्यों हो गई है। तो कॉर्पोरेट का कंट्रोल, और कॉर्पोरेट जो है वो मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। तो निसंदेह जिसका कंट्रोल होगा वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। रही बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी या संघ या जो ऐसी शक्तियां हैं वो जनतंत्र में विश्वास नहीं करती हैं, तो वो संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करेंगी, मीडिया की स्वतंत्रताओं में विश्वास नहीं करेगी, यहाँ तक कि जो विश्वविद्यालय हैं, तमाम शैक्षणिक संस्थानों में उसकी स्वायत्तता खत्म हो चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से केंद्रित जो है कंट्रोल वहां पे है, और यूजीसी भी एक दिखावे की संस्था बनकर रह गई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो विपक्षी एकता है इस बात को ध्यान में रख करके है कि जिस प्रकार से संवैधानिक तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से डराया जा रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार विपक्षी नेताओं को बताने की कोशिश करे कि भ्रष्ट हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी गले लगा रही है, जिस प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच अगर मोदी जी को घबराहट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट नहीं है, तो इसके बावजूद वो चुनाव में ताल ठोक करके ये क्यों नहीं कहते हैं विपक्षी एकता हो जाए फिर भी हम चुनाव में हराएंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, हम जनता को ये देने वाले हैं, उनके लिए ये करने वाले हैं। ऐसी ताल ठोक करके वो बात कह दें। अमेरिका से आते हैं तो सीधे भागते हुए राजस्थान पहुंचते हैं या मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, उसी प्रकार से वे फ्रांस गए, फिर उसके बाद आएंगे। आखिरकार उनकी घबराहट ही शो कर रहा हो। और चूंकि विपक्षी एकता 17-18 को बेंगलोर में हो रही है, बातचीत हो रही है, तो 18 तारीख को उन्होंने एनडीए के लिए मीटिंग रख दी। तो निसंदेह आपके सामने है कि ये घबराहट विपक्षी, देखिए विपक्ष जो है अपनी एकता से कुछ खोएगा नहीं, जो है उससे बेहतर ही करेगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए अगर किसी के पास कुछ है वो मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं या हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, वही खोएंगी। और 2000 चुनाव में उन्हीं की साख दांव पे है, और जो झूठ बोला है उसी का पर्दाफाश होगा, उसी की पोल खुलेगी। धन्यवाद।